अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जब से एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत से बरी हुई हैं, वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। वो एक के बाद एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने निशाने पर रख रही हैं, उन पर ताक ताक कर निशाने लगा रही हैं और साथ में अपनी पार्टी की सियासी सबक भी मुतय्यन कर रही हैं। उन्होंने आज एक बार फिर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि यह भी वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ जल्द वतन उन्होंने आज ये वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है। सिर्फ एक दरखास्त अदालत में दायर करने की देर है, जो जल्द ही दे दी जाएगी, जिसके बाद वतन वापसी का फैसला खुद मियां नवाज शरीफ करेंगे। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएं। केस वो मेरा था, लेकिन उससे ज्यादा बेगुनाही मियां नवाज शरीफ की साबित हुई है और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था, हम देंगे एप्लीकेशन, लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान के तौहीन अदालत केस में बरी होने पर बात करते हुए कहा कि अदलिया से गुजारिश है कि ऐसे शैतानी जहन को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत से भी ज्यादा खतरनाक केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस में ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए। माफी मिली है, तौहीन तो हुई है और जज साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे जिन्होंने बड़ा दिल किया। इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्जामात हैं, बल्कि उन इल्जामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या, ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। लेकिन सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग है। मरियम नवाज अपने वालिद की तरह मज़ाहमत का इस्तारा समझी जाती हैं। उनके केसेस से निजात हासिल करना उनके सियासी मुखालिफिन के लिए परेशानी का सामान है, क्योंकि मरियम नवाज की सूरत में अब उन्हें भरपूर मुकाबले का सामना होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुकम्मल अताब का शिकार दिखाई देती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके साथियों की ऑडियो लीक्स का चर्चा अभी खबरों में है ही कि एक नया पिंडोरा बॉक्स, मजीद सनसनीखेज पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसमें मुबैना हैकर ने ऐसे इंकशाफात किए हैं जिनको सुनकर आवाम की आंखें और कान खुले के खुले रह जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक मामूली मकतूब को मुकम्मल गेम प्लान के साथ सस्पेंस से भरपूर एक फिल्म में तब्दील किया था। इमरान खान को यह पता था कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि उनकी कुर्सी हिचकोले खा रही है और बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद में उन्हें शिकस्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इस मकतूब को सनसनीखेजी पैदा करके ये तय किया कि इस मौके पर यह चाल आम पाकिस्तानी को इस बात पर उकसाएगी कि इमरान के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अब इमरान खान की इस ऑडियो लीक ने एक नया टर्न लिया है। कहानी का रुख और इसका मतन यकसर बदल कर रह गया है, क्योंकि इस ऑडियो समेत बहुत सी दूसरी ऑडियो लीक करने वाले हैकर ने अकाउंट से तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। मुबैना तौर पर बुशरा बीबी को वजीर आजम हाउस से क्यों निकाला गया, DGFIA बशीर मेमन के साथ हुकूमत का सलूक, फराह गोगी की तमाम कहानियां, बुशरा बीबी की खबर मोनिका को दी जाने वाली हिदायत, मरियम नवाज के साथ जेल में क्या किया जाएगा, क्या सलूक होना चाहिए, सियासत में मजहबी टच समेत बुशरा बीबी की नवाज शरीफ से मुताल्लिक गुफ्तगू और इमरान खान के पासपोर्ट जब्ती के तमाम तर पहलुओं के मुताल्लिक इंकशाफात सामने आए हैं। इन दावों से मुताल्लिक बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि ये तमाम तर इंकशाफात हैकर की जानिब से किए गए हैं। हैकर ने तमाम मालूमात देने के बाद अपना सोशल मीडिया और जो ट्विटर हैंडल है उसको डिलीट कर दिया। हैकर ने अपने अकाउंट बायो में लिखा था कि मालूमात देने के बाद अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब आते हैं हैकर की मुबैना दावों की जानिब। इस हैकर ने अपने अकाउंट में दावा किया कि मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और इमरान खान के दौरान इक़्तिदार हालात एक वक्त में इतने कशीदा हुए कि बुशरा बीबी को वज़ीर आज़म हाउस से थप्पड़ मार कर निकाल दिया गया और बुशरा बीबी को दोबारा वज़ीर आज़म हाउस दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। हैकर ने दावा किया कि बुशरा बीबी काफ़ी अरसा लाहौर में अपनी सहेली के घर पर रही। हैकर ने यह भी दावा किया कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान बात तलाक तक जा पहुंची। हैकर की इस बात में मुकम्मल सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि गुज़श्ता बरसों में बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ इख्तलाफात की खबरें शदीद गर्म हुई। मीडिया में इन खबरों ने भरपूर जगह बनाई कि बुशरा बीबी बनीगाला छोड़कर लाहौर में अपनी सहेली के घर शिफ्ट हुई हैं, लेकिन बाद में इस खबर की तरदीद तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई थी। हैकर की जानिब से यह भी दावा किया गया कि DGFIA बशीर मेमन को मुबैना तौर पर इमरान खान के हुक्म पर बाथरूम में बंद किया गया। बशीर मेमन को इमरान खान की बात मनवाने के लिए धमकियां भी दी गई। इस बात में मुकम्मल सच्चाई है, क्योंकि बशीर मेमन खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं और वो ये कई बार बता चुके हैं कि उन पर इमरान खान की जानिब से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनाने का दबाव डाला जाता रहा। हैकर ने फराह गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज करने का दावा किया, जिसमें फराह गोगी और बुशरा बीबी को इमरान खान को गालियां देते सुना जा सकता है। हैकर ने अपने अकाउंट पर इस बात का दावा किया कि इमरान खान ने एक मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को दौरे के दौरान मुबैना तौर पर शराब की ऑफर की। इमरान खान के इस इकदाम पर हेड ऑफ स्टेट खफा भी हुए।
सियासी मुखालिफिन की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मनशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान की तरफ से इस किस्म की ऑफर की गई होगी। मुबैना तौर पर यह बातें सामने आ रही। मरियम नवाज की जेल में कैद से मुतालिक भी हैकर ने तहलका खेज इंकशाफात करते हुए कहा कि मरियम नवाज को ब्लैकमेल करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरे मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के अहकामात पर लगाए गए। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा नवाज के बाथरूम में कैमरे लगाए जाए ताकि जरूरत पर हम मरियम नवाज को ब्लैकमेल कर सके। इस बात का एतराफ खुद मरियम नवाज भी बारहा कर चुकी है। जेल में मेरे साथ जो सलूक किया गया, अगर मैंने जेल में अपने साथ होने वाला एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। अगर मरियम नवाज का दरवाजा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। ये हुआ है मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज करते हैं तो इससे ज्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। हैकर ने अपने अकाउंट पे यह भी दावा किया कि इमरान खान मुबैना तौर पर एक खास मकसद के तहत सियासत में मजहबी टच को रोशनास कराते रहे। हैकर ने दावा किया कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि अवाम मजहब को लेकर जल्द जज्बाती हो जाते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि जलसे में कासिम सूरी भी इमरान खान को मजहबी टच देने का दर्ज देते रहे। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। साबिका खातून अव्वल के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो मुकम्मल तौर पर मजहबी खातून है, सियासत से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, लेकिन हैकर की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वह वफाक में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पूरी तरह एक्टिव थी बल्कि वो मुख्तलिफ हिदायत भी देती थी जिन पर मुकम्मल मिनवन अमल किया जाता था, क्योंकि उनकी डॉक्टर असलान से गुफ्तगू की मशहूर ज़माना ऑडियो लीक में सब कुछ सुना जा सकता है, जिसमें साबिक़ खातून अव्वल फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया को ये हिदायत दे रही हैं कि मुखालिफिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर गद्दारी के हैशटैग और ट्रेंड चलाए जाएँ और फिर इस मामले को भी गद्दारी से लिंक कर दिया जाए। आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है ना? वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ठीक है? ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अब एक तरफ इमरान खान बुशरा बीबी की फोन टैपिंग की तस्दीक कर रहे हैं, दूसरी जानिब खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा इस बात पर बज़िद रहे कि खातून अव्वल का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमलावर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो कोई तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अब हैकर ने बहुत सारे दावे किए हैं, ये तहलका खेज इंकशाफात नहीं है बल्कि संगीन इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिका खातून अव्वल और फिर फरा गोगी पर लगाए गए हैं। बराह रास्त तो इनका ताल्लुक यकीनन इमरान खान और साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ है, लेकिन अभी तक हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर तरदीद कोई सामने नहीं आई।
जो हैकर ने दावे किए हैं उनमें जो अहम किरदार है इमरान खान के हो, वो बुशरा बीबी का हो, फराह गोगी का हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट किरदार उसके अंदर साबिक DGFI बशीर मेमन का भी है। उनसे हमारी रसाई उन तक, उनसे बात करना आसान था। अब बुशरा बीबी का तो इस पर कोई वर्जन, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इमरान खान भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो फराह गोगी साहिबा हैं, फराह खान साहिबा, उनकी तरफ से भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन बशीर मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इन दावों की सच्चाई जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बशीर मेमन साहब, हैकर के दावे तो आपने सुने होंगे, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है, क्या इमरान खान साहब के हुक्म पर आपको वज़ीर आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था? बात ये हुई थी कि मैं गया था, मुझे बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर साहब थे और दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे ऑफिस में, दूसरे आजम खान साहब थे। उन्होंने पहले बात की ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 6 के केस की, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने एक इंतहाई गलीज किस्म की कोई लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया, मरियम नवाज साहिबा के लिए। इस बात में मैं थोड़ा सा, मतलब जिस तरह होता है एहतजाज कहे, शाउटिंग कहे, या उसको शटअप कॉल कहे, तमीज़ के दायरे में रहते हुए मैं वहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो याद पड़ता है तो मैं शायद शाउट करने लगा और मैं उसको ज़रा तमीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये इमरान खान साहब के सामने हुआ, यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं उसके सामने DGFI बैठे हुए हैं, जो उनको रिपोर्टिंग है, और आप इमरान खान साहब को शाउट कर रहे थे। वैसे जो लोग आपको जानते हैं उनको तो पता है कि यू आर वेरी अपराइट ऑफिसर और आप एग्रेसिव भी हैं, आपका मिजाज थोड़ा सा जारहाना भी है, गो के इस वक्त नहीं लग रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब द लाइन ऑफ ड्यूटी होते हैं और गलत बात, कुछ अफसरान ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका मतलब ये समझा जाए कि मरियम बीबी से मुतालिक उन्होंने कोई इंतहाई बिलो द बेल्ट बात की होगी कि आपको इतना गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना गलीज बात की, मुझे नहीं पता बिलो द बेल्ट के मतलब बिलो द बेल्ट का एग्जैक्ट माने क्या है, लेकिन इंतहाई गलीज को बात की। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है, अभी चंद ही रोज़ पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं वो, और उनकी तकरीम ही है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इन्होंने किया मदीने अली में मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, वो भी कहाँ पे इनके लोगों ने किया था, वहाँ पे हरम में, जिसके लिए हुक्म यह है अल्लाह का कि अपनी आवाज़ को नीचे रखो, तमीज़ और अदब के दायरे में। वहाँ पे उन्होंने एक औरत की पूरी दुनिया के सामने, और फिर मदीने वाले ने जो उनके साथ किया वो सारे के सारे जेल में पड़े। फिर लंदन में जो इन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ किया, जो उनको गलीज बातें की, गलीज किस्म की बातें की, तो ये इनसे तो पता लग जाता है कि जो उनका उस्ताद है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब है, उनकी दिलों में, उनके नज़रों में औरत की कितनी एक इज्जत है। ठीक, यानी आपके इस वाक़े में टिपिंग पॉइंट वो था जहां मरियम नवाज साहिबा के बारे में इमरान खान साहब ने इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर आगे क्या हुआ सर? आपने देखा, मैं ठंडे मिजाज से, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत सख्त और बहुत मेरा वैसे ही कोई वो नहीं है। अब जब मैं वो करने लगा तो मेरा लाउड हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं शायद बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, और बहुत ज़्यादा मुझे इतना पता कि मैंने गाली नहीं दी होगी। तो मुझे आजम खान ने मेरे टोन को देखते हुए, उसने देखा कि मामला ख़राब हो रहा है, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे बाहर, जब जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले, अब मैं आपको एंड में एक बात कहूँगा, जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले तो मेरा बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था शायद, या शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं था, तो मैंने शायद बहुत ही मुगलज़ात और बहुत ही, ये तो अब जो लीक आएगा तो पता लग जाएगा आपको, बहुत चीज़ें गंदी किस्म की मैंने भी कोई मुगलज़ात बोली होंगी। फिर उसके बाद जब वो मुझे ले गया कि ये मैं शाउट भी कर रहा था, मैं करता यार ये कोई तमीज़ है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जुल्म है, और ये गालियाँ दे रहा है बच्चियों को, किसी बाइज्जत खातून को, किसी भी औरत को। इनके जुलूसों में जो लड़कियाँ आती हैं, जो औरतें आती हैं, वो क्या सोच के आती होंगी, उनके बारे में उनका लीडर इस तरह की बातें करता है ख़वातीन के बारे में। इस तरह करते हुए वो, हम जब प्राइम मिनिस्टर उसके आज़म खान के ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी बैठे थे, और मैं ज़ाहिर है मैं गुस्से में था, और मैं अभी तक वो जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं, जिस तरह
तो फिर वो मुझे हाथ से पकड़ के ना बाथरूम में ले गया। बाथरूम का उसने दरवाजा बंद किया और उसने कहा सर खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह करते। वो मैंने कहा यार प्राइम मिनिस्टर को ये हक है जिसको चाहे गालियां दे दे, जिसको चाहे ये पता नहीं क्या समझता है इसकी, ये सारे के सारे यहाँ पे कोई। उसने कहा सर ये मतलब जिस तरह होता है। अच्छा, यानी आप बहुत लाउड थे और आपके गुस्से को देखते हुए वो आपको साइड पे ले गए और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बाथरूम था जहां वो आपको हाथ पकड़ के ले गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बाथरूम नहीं, ये आजम खान के ऑफिस का बाथरूम। पर मुझे जिस तरह होता है, मैं जरा जाहिर है वो मदीने वाले का करम है, मदीना वाली सरकार का करम है, तो मैं जाहिर वो मुझे कहने लगे कि मुझे इतना याद है उसको मुझे कहा था सर दुरूद शरीफ पढ़े, आप उसी की तस्वीर करते। तो फिर मैं जाहिर है थोड़ा सा मतलब जिस तरह मैंने कहा बाथरूम में कहाँ से पढ़ूँ, उसने कहा नहीं पढ़ी जा सकती कोई। फिर मैं वो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं कोई फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैं बाहर निकला, फिर 2 मिनट भी नहीं बैठा होगा मेरे ख्याल में मैंने उसके ऑफिस से। उसने कहा चाय पीते, मैंने कहा नहीं मैं कोई चाय नहीं पीता, दफा करूँगा। फिर मैं दफ्तर से चला गया। अब ये मैं सिर्फ हैकर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मैंने जो गालियाँ दी हैं वो उसके ऊपर बीप लगा दे, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर है, कॉरिडोर में है और आजम खान के ऑफिस में होंगी शायद, या फिर वो जो बाथरूम है उसमें होंगी। पता नहीं वहाँ पे सिस्टम था या नहीं था, लेकिन ये सारा करने के बाद मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का हाउस इतना अनसेफ था, इन्होंने बनाया था, ये टिप करते थे। अब मुझे पता है कौन सा फॉरेन डेलीगेशन हमारे पास आएगा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये बाहर नहीं जाएगी। आज आपको इस बात का यकीन है कि हैकर जो कुछ कह रहा है ऐसा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो है ये मामलात गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन हैक हुई है, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और आप हैकर से ये कह रहे हैं कि भाई वो ऑडियो जो है ना उसको म्यूट या सेंसर कर देना, यानी आपको इस चीज़ का इदराक है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इमरान खान साहब ने एक लाहौर के जलसे में नहीं कहा कि एक ऑडियो आ रही है, तो इसका मकसद है उनको पता है ना कि मरीम नवाज साहिबा किसी से बात कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बोलने पे ये कर देगा, इमरान खान साहब को नाअहल कर देगा। तो ये उन्होंने खुद कहा है और जलसे आम में कहा है, तो इसका मकसद उनको पता है ना, उनके पास है ना ये सारी की सारी जलसे आम में लाहौर। बशीर मेमन साहब, ये जो हैकर ने अभी रेवलेशंस की हैं, आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है। हमारे सामने हमारे पेश नज़र तो वो स्टेटमेंट्स हैं, हम शायद इसलिए भी ज़्यादा इसको मानने के लिए तैयार हैं कि अभी तक जो ऑडियो लीक्स आई उसकी तरदीद किसी ने नहीं की। हम तो इंतज़ार कर रहे थे, आज भी दिन भर ये खबर चलती रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी फ्रंट लाइनर ने, किसी टाइगर्स में जुर्रत नहीं हुई कि आके इस बात की तरदीद कर सके, क्योंकि खातून अव्वल से मंसूब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मरियम बीबी जब नैब की कस्टडी में थी तो उनके वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाने का खातून अव्वल ने कहा। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी या कैमरे नस्ब हो रहे थे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, ये बुशरा बीबी की तरफ से जा रही थी। तो अब एक FIA के सरबराह को अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन तो आई होगी, पार्टी पॉलिसी अगर एक खातून की तरफ से जा रही है, इसमें आपको किस हद तक सदाकत मालूम होती है कि इतनी इंटरफेरेंस थी उनकी सियासत के अंदर? अब मुझे नहीं पता, मुझे तो ना कभी उन्होंने बुलाया ना कभी फ़ोन किया। हाँ, उनके जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे खावर मानेका साहब, उन्होंने मेरे साथ स्टाफ कॉलेज किया था, वो मेरे पास 1-2 मरतबा आए थे जब मैं DG FIA था। तो मतलब उनके साथ इस तरह मुलाकात हुई थी और मेरे साथ स्टाफ कॉलेज किया था लाहौर में हमने एक ही बैच में। तो उनके साथ जिस तरह होता है याद अल्लाह भी है, मैं उनके घर पे भी जा चुका हूँ और उनका खाना भी खा चुका हूँ, पाकपटन भी उनके गांव भी गया हूँ, पीर ईसे भी गया हूँ जो उनका गांव है। लेकिन मैं इस पे क्या कहूँ, जो हैकर कह रहा है और उन्होंने अगर तस्दीद नहीं की है तो इसका मकसद है कि इट वाज राइट। लेकिन बशीर मेमन साहब, हैकर के इन इंकशाफात में एक किरदार आप भी थे, हमने सोचा कि आपको बुलाकर इस पर बात की जाए। अब आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हैकर जो कुछ कह रहा है वो आपसे मुतालिक जो कहा उसने ठीक कहा, तो जो बाकी मामलात है बड़ी खौफनाक इंकशाफात हैं, कितनी वेटेज देते हैं कि इस पर सदाकत होगी? मैं समझता हूँ कि मैं तो शुरू से जो बातें कर रहा था अब ये बातें बाहर आना शुरू हो जाएगी। जो मैंने बात की थी उस वक्त मतलब जो यही जो बात थी ये मैंने पहले भी कर चुका हूँ आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में,
सलीम साफ़ी साहब के साथ मैं ये कर चुका हूँ यही चीज़। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा केस, मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने रिकॉर्ड की होंगी। और अभी वो हैकर के हाथ लगी हैं तो इन्होंने एक भी मर्तबा इंक्वायरी करवाई कि बशीर मेमन झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है? इन्होंने नहीं कहा। इसका मकसद है कि ये बातें सच थी। अब ये हैकर जो कोई भी हैं वो सही साबित कर रहे हैं इसको, उनके पास ये चीज़ें मौजूद है और ये उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। क्या मतलब बशीर मेमन साहब, अब ये सारा मामला एक्शनेबल तो है, डोंट यू थिंक दिस कॉल्स फॉर सम सीरियस इंक्वायरी एंड फिर ये कंक्लूसिव होना चाहिए, किसी एक्शनेबल उस पर कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए इसको? देखें, मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो जो है ना एक बच्ची है जिसको ब्लैकमेल किया गया, जिसने अपना वो भिजवाया था अपना पूरा रिकॉर्ड और फोटोग्राफ्स और वीडियोस, मेरे ख्याल में चेयरमैन नायब वाली, वो क्या नाम है उन बच्ची का, उस बेटी है तैयबा बुखारी। सॉरी, हाँ तैयबा बुखारी केस की बात कर रहे हैं आप गालिबन? हाँ, तैयबा गुल बुखारी। वो उन्होंने अपनी चीजें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, मैं आपको, इन्होंने खुद कैसे मजाक करवाया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे उसने एक बंदे की शिकायत की कि ये देखे, मैं आपको सबूत दे रही हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, और उन्होंने उस चीज को इस्तेमाल किया ब्लैकमेलिंग के लिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बशीर मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साबिक DGFI बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे 62(1)(f) क्या ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही वेलकम बैक। आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने फैसल वोडा की ताहयात नाहली केस के दौरान दिए हैं। उनके रिमार्क्स किस हद तक अहम हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, फैसल वोडा समेत हर उस रुकन असम्बली के लिए ये रिमार्क्स जो हैं वो ठंडी हवा का झोंका है, जिन्हें ताहयात नाहली जो है वो भुगतना पड़ी है। नवाज शरीफ को 2017 के अंदर ये ताहयात नाहली लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भुगतना पड़ी। उसके बाद जहांगीर तरीन को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा, वो सियासत से आउट हो गए। फैसल वोडा के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, लेकिन अब उनकी पिटिशन इस वक्त कोर्ट में है और ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों का ख्याल ये भी है कि इमरान खान साहब के ऊपर क्योंकि अब एक ताहयात नाहली की तलवार लटक रही है तो शायद कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लीडर जो हैं वो ताहयात नाहली भुगत रहे हैं, और हो सकता है कि इसको टाइम बार भी किया जाए तो 5 साल की जो टाइम बार की बात की जा रही है वो तो ऑलरेडी साहब पे मुकम्मल हो चुकी है। क्या वाकई ये 62(1)(f) का मामला, इस पर नजर सानी होनी चाहिए, ड्रैकोनियन लॉ है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुमताज़ माहिर कानून हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, साबिक सेनेटर फैसल वोडा की ताहयात नाहली के खिलाफ दायर दरखास्त में आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है। आप समझते हैं कि वाकई 62(1)(f) एक काला कानून है? वो तो उस केस में तो खैर वो पेंडिंग केस है, तो मैं उस केस के हवाले से तो कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि पेंडिंग मैटर पे कमेंट नहीं करना चाहिए असूली तौर पर। लेकिन जहां तक कि ये एज ए प्रोपोजिशन आपने पूछा है मुझसे, तो मैं उससे एग्री करता हूं कि ये दुरुस्त लॉ नहीं है, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है हर शख्स का आर्टिकल 17 के मुताबिक कि वो सियासत में हिस्सा ले और सियासी पार्टियों का मेंबर बने और सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले। लिहाजा इस हवाले से उस हक को क्योंकि ये कमतर करता है, तो उस हवाले से ये कानून अच्छा कानून नहीं है। इट्स नॉट, जिसको कहते हैं बैड लॉ। तो हामिद खान साहब 2017 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ताहयात इसी कानून के तहत नाअहल किया गया। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इसी कानून के तहत हुई। आप ये, और फिर इन्हीं अदालतों ने की। आप ये समझते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं था? मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा फैसला जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उससे बुनियादी हकूक जो है लोगों के
वो उन पर असरअंदाज होते हैं। ये फैसले इन पर एक दफा फिर रिविजिट करने की जरूरत है इन फैसलों। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटिशन भी है, आपको याद होगा 62(1)(f) की, और वो भी यही बात करती है कि क्योंकि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर आप आज खुद नोटिस लेके 62(1)(f) को एक्सरसाइज कर ले और फिर आप राइट टू अपील भी ना दें, तो आप समझते हैं कि उस पिटिशन को भी इसके साथ सुना जाना चाहिए? देखिए, मैं तो वैसे उस पिटिशन के खिलाफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का काम नहीं है कि सियासी जमातों की तरफ से पिटिशनें करे, क्योंकि ये वकला की तंजीम होती है, इलेक्टेड तंजीम, उनको वकला के ही मामलात पर अपने आप को महदूद करना चाहिए। सियासी जमातों की सानवी टीम नहीं बनना चाहिए एज ए प्रोपोजिशन। ये हाँ, अलबत्ता अगर PMLN करे वो हक बजाना होगी, या उस मामले में जहांगीर तरीन की कोई पार्टी करे इस तरह से, और वो तो बिल्कुल हक बजाना होंगे। वो तो एक राइट के लिए, एक इंडिविजुअल राइट के लिए जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए कर रहे होंगे, या पार्टी के मामला सामने रख के आर्टिकल 17 की तहत करेंगे, उनके तरफ से जस्टिफाइड होगा। ठीक, हामिद खान साहब, लास्टली ये फरमाइएगा ना सर, 62(1)(f) को अगर आपने बिल्कुल ही खत्म करना है या उसमें कुछ तरमीम करनी है, तो आप समझते हैं उसके लिए कानून साजी की जरूरत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको कर सकती है? देखिए, उस पर अव्वल तो ये कानून जो है ये ज़ियाउल हक का लाया हुआ कानून है। जब ओरिजिनली आइन बना था 1973 में, तो ऐसा 62(1)(f) जैसा कोई कानून या शिक नहीं थी। ये बाद में 1985 में जब इन्होंने, जिसको हम कहते हैं RCO, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ज़ियाउल हक ने लाया था, उसमें ये शिकें डाल दी थी, बज़ाहिर इस्लाम के नाम पर डाली गई थी, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल सोच थी कि हम जिसको चाहे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ ये कानून वाकई ही ड्रैकोनियन है, क्योंकि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर का लाया हुआ कानून है। और जहाँ तक इसकी तरमीम का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसमें आइन को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका तासुर ये होगा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती भी है तो ज्यादा 5 साल के लिए हो सकती है, एक टर्म के लिए हो सकती है, उससे ज्यादा के लिए जो है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और समझते हैं कि 62(1)(f) जैसे कानून की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डॉलर और डार का बड़ा सख्त मुकाबला है, जीतेगा कौन, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डार और डॉलर के दरमियान दंगल में डार मजीद कामयाबी समेट रहे हैं। इसे डार साहब का डर है या वजह कोई और, लेकिन अब यह हकीकत साबित हो चुकी है कि जब भी डार साहब किसी भी टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और डॉलर के हवाले से कोई बयान देते हैं तो डॉलर की परवाज मजीद नीचे आना शुरू हो जाती है। खासतौर पर गुज़श्ता 8 रोज से डॉलर की कदर में खासी कमी का सिलसिला जारी है। अब डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर 200 रुपये से नीचे चला जाएगा। इसमें किस हद तक सदाकत है कि अमली तुम भी है। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का एक क्लेम कि आने वाले दिनों में डॉलर 200 रुपये से नीचे चला जाएगा, अमली तौर पर मुमकिन दिखाई देता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए, और वो ये है कि देखिए हमारे पास जो हथियार हैं अपने तिजारती खसारे को कम करने के लिए वो महदूद हैं। हम या तो अपने सूद का रेट बढ़ा दें, या रुपए की कदर को कुछ कम कर दें, या कोई ट्रेड पॉलिसी में तरमीम करें वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF के साथ आपने जो तय किया है कि पिछले साल तिजारती खसारा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो 17.4 अरब डॉलर था, उसको तकरीबन आधे पर आप मान गए हैं, और इस साल उसको 9.3 अरब डॉलर पे लाना है। इतनी बड़ी कमी के लिए जो आपके पास महदूद हथियार हैं उनको काफ़ी सख्ती से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी राय यह है कि ये कहना कि रुपए की कदर जो है वो 200 रुपए से भी कम हो जाएगी या होना चाहिए,
ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके खसारे की क्या पोजीशन होती है। जब आपके रुपए की कदर में कमी आई पिछले महीनों में, आपने ये देखा कि सितंबर के महीने में माशाल्लाह हमारे दरामदाद में 20% कमी आई है। तो यानी कि जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे थे वो कामयाब था। तो लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हथियार को अब कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये खतरा मोल लेना चाहिए कि हमें अपने जो रुपए की कदर है उससे बढ़ाएं। यकीनन बहुत हद तक वो आगे जा चुका था गिरावट, अब उसमें कमी आई है, वो मुनासिब होनी चाहिए, मगर 200 के नीचे जाने की बात मेरी गुजारिश ये है कि उससे खतरा पैदा होता है कि तिजारती खसारा बढ़ जाएगा और लिमिट से बाहर चले जाए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कमिटमेंट हम आईएमएफ को दे चुके हैं और जिस वक्त ट्रेड डेफिसिट में कुछ कमी वाकई हुई उस वक्त भी हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसके अंदर खासी कमी वाकई हुई थी। अब ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, हमें डॉलर्स चाहिए होंगे। अगर रुपए की कदर को मुस्तहकम करना है, डॉलर की कीमत को नीचे लेके आना है, उसके लिए आपको सिस्टम में डॉलर्स फेंकने होंगे, मार्केट में डॉलर्स लाने होंगे। तो फिर तो इसका मतलब है कि ट्रेड डेफिसिट को बचाने के लिए डॉलर्स चाहिए थे, वो उठा के आपने मार्केट में फेंक दिए। रिजर्व्स को बचाने के लिए डॉलर्स चाहिए थे, वो भी आपको अगर मसनूई तरीके से पंप करेंगे तो फिर उसकी क्या कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी? देखिए, इस वक्त गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं है ये मार्केट में इंटरवेंशन की। उसकी वजह यह है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो गिर गिर के साल के आगाज में 9.8 अरब डॉलर थे, फिर आईएमएफ का पैसा भी आया 1.2 अरब डॉलर, मगर उसके बावजूद पहले 3 महीने के एंड में, सितंबर के एंड में हमारे रिजर्व सिर्फ 8 अरब डॉलर रह गए। ये बहुत ही लो फिगर है। तकरीबन 1.2 महीने के इंपोर्ट हम कर सकते हैं इन पैसों से। सेफ कवर जो होता है वो 3 महीने का इंपोर्ट कवर होता है। तो रिजर्व्स हमारे महदूद हो चुके हैं और इंटरवेंशन की बिल्कुल बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, देखिए इस वक्त इसहाक डार साहब एट द सेम टाइम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो एक्सचेंज रेट को भी कम करने की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन को भी नीचे लाने की बात कर रहे हैं, वो डॉलर को भी नुकेल डालने की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देखिए जो एक्सचेंज रेट है उससे आपका ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी भी है, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस। अगर आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लाते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट भी नीचे गिराएं, इन्फ्लेशन भी कम कर लें, डॉलर को भी काबू कर लें? मेरी गुजारिश ये है कि सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास गुंजाइश नहीं। हम जो जिसे कहते हैं तारीख में शायद ये सबसे परेशान कुन वक्त है कि हम बहुत करीब हैं, अपने बाहर के पेमेंट्स करने में हमें दिक्कत बहुत हो सकती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और सोच समझ के आगे बढ़ना है, और ऐसा ना हो कि आप अपने हथियार सारे नीचे गिरा दें और आपके जो तिजारती खसारा है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाए और इस हद तक बढ़े कि रिजर्व्स पर प्रेशर, कोई गुंजाइश नहीं है रिजर्व्स को कम करने में। 8 अरब डॉलर आपके पास सिर्फ बचे कुछ हैं। लिहाजा मेरी राय ये है कि सोच समझ के चलना चाहिए हुकूमत को, और यकीनन अगर गुंजाइश पैदा होती है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप रुपए में जरूर करते हैं, जो मैं समझता हूं काफी हद तक हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और भी तो है, अब वो ये है कि अभी तो इंटरवेंशन कोई नहीं की इसहाक डार साहब ने, लेकिन उसके बावजूद डॉलर रोज ही नीचे आ रहा है, इंटरबैंक के अंदर रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इसकी क्या वजह है फिर? इसकी वजह तो कुछ हद तक स्पेकुलेशन वगैरह यकीनन है, मगर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम शायद तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, इसलिए कि हम बड़े मुश्किल हालात से बहुत करीब हैं और आईएमएफ की छतरी अगर चले जाए तो खुदा न खास्ता बहुत कुछ हो सकता है। और आईएमएफ के साथ रिटन अंडरस्टैंडिंग, जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है हुकूमत की तरफ से 7वें और 8वें रिव्यू के बाद, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है नो मार्केट इंटरवेंशन इन द एक्सचेंज मार्केट। Commitment by the governor of the state bank. Now the governor is an independent authority after the amendment of the law. तो लिहाजा आप देखिए स्टेट बैंक क्या करने के लिए तैयार होता है। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली, अगर ये सट्टेबाजों या मैनिपुलेटर्स वाला फैक्टर जो है वही है
तो फिर आप डॉलर को कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में बगैर इंटरवेंशन के? आपको क्या लगता है कि डॉलर की रियल प्राइस क्या होगी? मेरा ख्याल यह है कि अगर डॉलर सेटल हो जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाता है 220 और 222 के रेंज में, तो वो बहुत मुनासिब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल।